चलिए बेटा, तो एक्सरसाइज 5.3 अभी स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट था, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। उसको हम लोग एक्सरसाइज 5.4 के अंदर उसी टाइप के एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, तब इस एग्जांपल को आप सॉल्व कर पाएंगे जब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये गलती से पता नहीं कैसे उन्होंने 5.3 के अंदर डाल दिया था, तो उसको स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? अगर ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स है, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। सो क्या दिया है? ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर, सो देयरफॉर व्हाट वी हैव, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 एंड बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते, या फिर इसको दूसरा वर्ड ऑर्थोगोनल भी यूज किया जाता है, तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो बेटा उनका स्केलर प्रोडक्ट आता है 0। अभी हमें जो प्रूव करना है उसको कैसे करेंगे? पहले लेंगे एलएचएस। एलएचएस लिया, ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर। अभी इसको अलजेब्रा के अंदर की, पोलिनोमियल के अंदर की आइडेंटिटी मत यूज करना, नहीं तो कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, धड़ाम। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो ये वेक्टर से भैया इसके अंदर डायरेक्शन भी आती है, तो संभल के करना है जो भी करेंगे। सो ये बेसिकली होता क्या है, ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी बार होता है, तो इसको ऐसे लिखना है। फिर आप लोग पहले ब्रैकेट के अंदर के पहले वेक्टर से पूरे दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बार प्लस बी बार। तो ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर का एडिशन है, तो वेक्टर का एडिशन वेक्टर ही होता है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। फिर प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार। अब क्या करें? अब फिर से वेक्टर को अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। ये मैंने आप लोगों को बताया था, दैट डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। अब बेटा ये तो 0 बनेगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो बचा क्या? ए बार डॉट ए बार। अब ए बार डॉट ए बार का वैल्यू क्या मिलेगा? क्योंकि ए बार तो एक ही वेक्टर है, तो खुद के साथ में जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो एंगल तो 0 का बनता है। सो ए बार का मैग्नीट्यूड है ए, कंसिडर करेंगे ए बार का ए मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ए बार का मैग्नीट्यूड ए, तो ए इंटू ए बनेगा ए स्क्वायर, और एंगल तो दोनों के बीच का 0 है, तो कॉस 0 का वैल्यू आएगा 1, और ये बनेगा बी स्क्वायर। तो एलएचएस मिल गया बेटा आपको ये। अब अगर यही आपका आरएचएस भी आता है आफ्टर सॉल्विंग, तो बात खत्म। तो चलिए बात खत्म करेंगे, ए बार माइनस बी बार को सॉल्व करेंगे। तो ये एलएचएस था, ध्यान में रखेंगे। ए बार स्क्वायर प्लस बी बार स्क्वायर आया है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। अब इसको मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह हम लोग लेंगे आरएचएस। तो आरएचएस के अंदर क्या है? ए बार माइनस बी बार है। तो ठीक है, फिर से वही करना पड़ेगा, ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार। फिर पहले वेक्टर से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लीकेशन, माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार, ठीक है। तो ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस माइनस प्लस बी बार डॉट बी बार। तो बेटा ए बार डॉट ए बार ए स्क्वायर, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0 प्लस बी स्क्वायर, तो वही आया। इसका मतलब क्या, जो दिया गया है वो करेक्ट है। तो ये था पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कतई आसान था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर्स मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, आपको सी की ऐसी सारी वैल्यूज निकालनी है कि जिन वैल्यूज के लिए इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज आ जाए। बताओ कैसे क्वेश्चन है? तो सबसे पहले अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो इन वेक्टर्स को किसी ना किसी नामकरण करेंगे इनका, है ना, इनको नाम दे देंगे, नोटेशन देंगे। तो लेट कहेंगे, लेट ए बार बी इक्वल्स टू एक्स सी आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। फिर बी बार एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 सी एक्स के कैप। तो आपने इन दोनों वेक्टर्स को सजा दिया है नाम से, इनको नाम दिया है ए बार एंड बी बार। अब बात करनी है इनके बीच के एंगल की। तो ये दो वेक्टर से इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूसी आना चाहिए। ऑब्ट्यूसी आए, इसके लिए सी की वैल्यूज क्या क्या हो, और एक्स कैसे डिफाइन किया है? तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, तो एक्स को सी को क्या क्या वैल्यू देंगे जिससे इन दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज बन जाएगा। चलिए, तो अगर एंगल की बात होती है, क्या करना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, ओके, मतलब आपको एंगल निकालना है। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो क्या करें? डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इनका। तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट मैं लेता हूँ तो ए बार डॉट बी बार करूँगा। तो ए बार डॉट बी बार कैसे होता है आपको पता है, जब यूनिट वेक्टर्स लिखे हो।
तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो A1 क्या है XC, सो X इंटू C इंटू X दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस C1 C2 दैट इज 3 इंटू 2CX, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर C माइनस 12 प्लस 6CX, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि जब आपका एंगल ऑब्ट्यूज होना होता है तब आपका डॉट प्रोडक्ट लेस देन जीरो आता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर आपका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आ गया तो आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और एंगल एक्यूट बन जाएगा। तो मैंने ये आपको तभी भी बताया था कि जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हो तब अगर आपको एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो आप मैग्नीट्यूड लेते हो उसका, ठीक है ना, सॉरी आप मॉडुलस लेते हो, लेकिन आपको अगर ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए तो आप लोग मॉडुलस हटा देते हो, इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि एंगल कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा नेगेटिव आएगा तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और एंगल तो दो वेक्टर के बीच का 180 से बड़ा होता नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, इफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, या फिर इफ की जगह बोलो कि लेट द एंगल बी ऑब्ट्यूज, लेट द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार बी ऑब्ट्यूज, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको, दिस इंप्लाइज कि ए बार डॉट बी बार मस्ट बी लेस देन जीरो। अगर इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है तो इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन जीरो, तो स्केलर प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज एक्स स्क्वायर C माइनस 12 प्लस CX इज लेस देन जीरो। भैया ये नेगेटिव नंबर इधर क्या कर रहे हो, उसको उधर भेजो, चलो चलो चलो, एक्स स्क्वायर C प्लस 6CX इज लेस देन 12, तो आपने नेगेटिव नंबर को राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब टारगेट क्या है, अब C की वैल्यूज निकालनी है, जितनी भी C की ऐसी वैल्यूज है कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें से C कॉमन भी निकलता है, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज लेस देन 12, तो भैया इस ब्रैकेट को उधर शिफ्ट कर दो तो क्या मिलेगा, C इज लेस देन 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब 6x, अब C इज लेस देन दिस, आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलने के लिए C का वैल्यू इससे लेस देन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ताकि अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू मिल गया, मतलब ये जो क्वांटिटी आपके सामने दिख रही है जो P/Q फॉर्म में, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्योंकि अगर इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लिया तो उससे छोटे के सभी नंबर्स C को दे सकते हैं जो आपको, क्योंकि आपको करना कि आपको C के ऐसे सारे वैल्यूज निकालने हैं कि जिसके लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज आ जाए। अब आप C आपको पता चल गया कि इससे छोटा होना चाहिए, तो इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या है, छोटा मतलब मिनिमम, कि हम लोग क्या करें C का वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट ढूंढ रहे हैं उसका, कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है, तो उससे छोटे वाले जो, क्योंकि आपको इससे छोटा नंबर चाहिए ना, समझ रहे हो बात को, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो क्योंकि x रियल नंबर है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम बनाने के लिए डिनोमिनेटर को इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा, तो अगर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बनता है तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ 12 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x, minimum of this will get only if x square plus 6x is infinity, and therefore minimum of 12 by x square plus 6x is 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि C आपका लेस देन जीरो आप ले लो, कोई भी ले लो, लेस देन जीरो, जीरो से लेस कोई भी नंबर ले लो, तो उसके लिए आपका इन दो वेक्टर का बिटवीन का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज आ जाएगा, समझे बात को, ठीक है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या करना है बेटा, शो दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ, दिया गया वेक्टर है कोई, उसके प्रोजेक्शन की बात हो रही है, किसके ऊपर प्रोजेक्शन है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या चीज समझ में आनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको कोई एक वेक्टर दिया है जिसको आप नाम दे देंगे लेट ए बार, उसको ए बार बोल देंगे, तो लेट ए बार बी पी आई क्या प्लस क्यू जे क्या प्लस सी आर के क्या, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। तो आपको क्या पूछा गया है कि आपको ये शो करना है कि दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शंस ऑफ दिस वेक्टर ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वेयर पी क्यू आर का वैल्यू दिया है इज 9। तो आपको ये जो वेक्टर दिया है इस वेक्टर का आप प्रोजेक्शन लेंगे किसके ऊपर, दूसरे वेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर वेक्टर नहीं, यहाँ पर बात हो रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। देखिए हमने प्रोजेक्शन का जब कॉन्सेप्ट देखा था तब उसके अंदर क्या देखा था, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर,
या फिर वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अब यहाँ पर जब बात सिर्फ प्रोजेक्शन की हो रही है तो मतलब स्केलर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास एक वेक्टर दिया है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लेना है। ये क्या बात हुई, हमने प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर देखा था, तो भैया ये क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि किसी वेक्टर का एक्सिस के ऊपर आपको प्रोजेक्शन लेना है, तो याद रखना कि उस एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखे हैं, क्योंकि बात जब एक्स एक्सिस की होती है तब हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम वेक्टर कैसे लेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि ये भी तो कैसा दिया हुआ है, पी क्यू आर का वैल्यू आपको दिया है, ओके 2 3 एंड 4 दे रखा है, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ए बार को लिख सकते हो 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या। मतलब कितना फालतू तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है, देख रहे हो आप। मतलब आपने जो वेक्टर डिफाइन किया, भैया क्यों दे दिया फिर पी क्यू आर के वैल्यू भी दे रहे हो तो सीधा सीधा वेक्टर ही दे दो ना, ऐसे 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वेक्टर है आपका ओरिजिनल में। अब इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेने का मतलब है कि आप जो भी प्रोजेक्शन ले रहे हो, आप एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको कंसीडर कीजिए। मतलब इसका प्रोजेक्शन आप यूनिट वेक्टर के अलोंग ले रहे हो। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट कोई स्पेसिफिक लेंथ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्पेस के अंदर आपका ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये वेक्टर है आपका ए बार। अब इसका आपको प्रोजेक्शन लेना है भैया, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है। अब आप मुझे बताइए कि आप कैसे प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन तो आप कुछ इस प्रकार लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका इस प्रकार लेंगे का मतलब इसको आप मूव कीजिए, इसको नीचे लाइए, यहाँ पर लाइए उसको, और यहाँ से ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे। तो ये होता है आपका प्रोजेक्शन बेसिकली, जो स्केलर प्रोजेक्शन बात होती है। तो इसका अगर आपको वैल्यू निकालना है ऑन एक्स एक्सिस, तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे, इस वेक्टर को आप इसको यूनिट वेक्टर बोलिए ना, अगर ये एक्स एक्सिस है तो, क्योंकि ये जो लेंथ है, जितना भी लेंथ रहेगा उसको यूनिट वेक्टर बोल दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये सॉरी, ये आपका यूनिट वेक्टर है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन ले रहे हो। प्रोजेक्शन आपका इतना आया है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इतना आया है, नॉट यूनिट वेक्टर आया है। आपका ये जो पूरा वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर बोल दिया एक्स एक्सिस को ही, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके ऊपर ये प्रोजेक्शन आ रहा है, तो जब आप इस ए बार का इस आई कैप यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस मतलब आई कैप के ऊपर जब प्रोजेक्शन लेते हो, तो प्रोजेक्शन कैसा आता है, स्केलर प्रोजेक्शन कितना आता है। सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार, सो प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस इज, अब एक्स एक्सिस मतलब यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। सो कैसे, ए बार का ऑन आई कैप हो गया, फिर तो कैसे डिफाइन किया जाता है, ए बार डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय दूसरा जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड से नीचे डिवाइड करते हैं 1, याद आ रहा है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार जब लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, ए बार डॉट बी बार एंड डिवाइडेड बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब यूनिट वेक्टर आई कैप के ऊपर लिया जा रहा है। तो ए बार डॉट आई कैप डिवाइडेड बाय डिवाइडेड करेंगे 1 से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए बार का वैल्यू क्या है, ए बार का वैल्यू है पी आर सॉरी 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो आई कैप से और डिवाइड होगा 1 से, तो बेटा बाकी का इनका इनके साथ में मल्टीप्लिकेशन तो 0 आएगा, तो सिर्फ बचेगा 2। तो जो प्रोजेक्शन है ए बार का ऑन एक्स एक्सिस तो 2 आ गया। सिमिलर वे से आप वाई एक्सिस के ऊपर कीजिए तो जे का कोएफिशिएंट आएगा दैट इज 3, और सिमिलर जब जेड एक्सिस के ऊपर आप प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो इन 3 प्रोजेक्शन का एडिशन 9 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ तो रहा है 4 + 3 + 2, ठीक है। तो हमें यही प्रूव करना था कि कोई भी एक वेक्टर दिया है उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन लेते हो, अगर पी क्यू आर के ये वैल्यूज है तो आपका पोजीशन 9 आएगा। तो हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो ठीक है बेटा, चलिए आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।